ध्यान दे सारे स्टूडेंट, अबव का मतलब होता है के ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, बेनिथ का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, और बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। ये तीन जो है के नीचे और ये दो जो है के ऊपर। क्वेश्चन उठता है कि क्या डिफरेंस है भाई इनमें। तो देखिए, अबव का मतलब होता है के ऊपर। मैंने कहा जब कोई चीज आपसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो और अनइवन डिस्टेंस हो वो, जैसे देखिए आप यहां पर हैं, ध्यान देना, ये आप है और आपके सिर के ऊपर एक पंखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर अबव यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप ओवर यूज करेंगे। अब क्या कहेंगे, अ फैन इज ओवर माई हेड। क्या कहोगे बोलो, अ फैन इज ओवर माई हेड, मतलब एक पंखा जो है वो मेरे सिर के ऊपर है। अ फैन इज ओवर माई हेड, तो यहां पर ये आपने ओवर लगाया है, आ रही बात समझ में। लेकिन आप यहां पर खड़े हो और पंखा जो है वो यहां पर लगा है, मान लीजिए सीलिंग में, ऊपर सीलिंग फैन यहां पर लगा हुआ है। अब मुझे बताइए क्या वो पंखा आपके सिर के ऊपर है, तो ओवर नहीं है। अब यहां ऐसी सिचुएशन में अबव कहा जाएगा। तो जब कोई चीज जस्ट ऊपर आपके है तो ओवर और कम डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए ये आप है और आपके सिर के ऊपर कुछ मक्खियां उड़ रही है, तो वो डिस्टेंस क्या है, कम है ना, कैलकुलेटेड डिस्टेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर ओवर यूज करो। लेकिन जब कोई चीज जस्ट ऊपर नहीं होते, वो ऊपर कहीं भी हो सकती है लाइक, तो अबव के सेंस में जाती है ना। तो यहां पर पंखे के लिए अबव लग रहा है। दूसरा, मान लीजिए आप यहां और आपके सिर के बहुत ऊपर कोई प्लेन उड़ के जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो क्या कहोगे, अ प्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक माई हेड, ओवर माई हेड की अबव माई हेड। क्या लगता है आपको, आपके सिर के ऊपर एक प्लेन जा रहा है, वो बहुत डिस्टेंस जो है अनइवन डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो भाई यहां पर जो सही माना जाएगा वो अबव माना जाएगा। तो ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। कोई अगर आपसे पूछे कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है, तो बोलना ओवर तो हर जगह लग जाता है जहां कम डिस्टेंस हो वहां, और अबव जो है जो डिस्टेंस ज्यादा हो, अनइवन डिस्टेंस हो, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकें वहां पर। इसके अलावा जितने भी रेशियो परसेंटेज होते हैं वहां पर अबव यूज किया करो। जहां भी मेजरमेंट की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही हो, जैसे आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 10th क्लास एग्जाम, दिस इज द बोर्ड एग्जाम, सो हाउ मेनी परसेंटेज डू एक्सपेक्ट टू गेट। तो आपने कहा आई एक्सपेक्ट टू गेट अबव 80। तो अबव 80 मतलब 80 से ऊपर, ओवर 80 नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, अबव 80। अबव 80 मतलब 80 के ऊपर, तो वहां भी अबव का यूज करते हो। अच्छा, ओवर के इसके अलावा और भी काफी सारे यूजेस है। ओवर लिमिट, लिमिट से ऊपर, ओवर एज, एज से ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में ओवर रहता है। ओवर एक ऐसा शब्द है जो कि कुछ वर्ब के साथ भी लगता है, जैसे ओवर रिएक्ट, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करना, ओवर ईटिंग, कुछ ज़्यादा ही खा लेना, ओवर थिंकिंग, कुछ ज़्यादा ही सोच लेना। तो ओवर कुछ वर्ब्स के साथ में लगकर भी नए नए वर्ड्स को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो आप इसे एज अ प्रीफिक्स भी स्टडी कर सकते हैं कि ओवर एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय, जो किसी उपसर्ग जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसके मीनिंग को बदल दे। तो ओवर थिंक मतलब क्या होता है, ज्यादा सोचना। मैंने कहा आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना आपको बर्बाद कर देगी। योर ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय यू सम डे। किसी दिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको बर्बाद कर देगी। सम डे योर ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय यू। तो इस तरीके से ओवर थिंक जो है, ओवर थिंकिंग से ही ओवर थिंकिंग आपका बना है। तो ये ओवर होता है। इसके अलावा ओवर टी, ओवर लंच, ओवर ब्रेकफास्ट, इनके लिए भी ओवर का उपयोग होता है। जैसे आपने कहा कि माई फादर ही इज़ नॉट एट द होम नाउ बट आई विल डिस्कस अबाउट हिम ओवर द लंच। मेरे पापा अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैं उनसे लंच पर इस बारे में डिस्कस करूंगा। तो ओवर लंच, लंच पर। ओवर टी, चाय पर। मैंने कहा कि द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओवर अ कप ऑफ टी। तो ओवर अ कप ऑफ टी मतलब चाय पीते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस इश्यूज, यू नो। तो इस तरीके से ओवर कप ऑफ टी मतलब चाय के ऊपर। तो चाय के ऊपर इन द सेंस समझ रहे हो, चाय के ऊपर बैठ कर नहीं, चाय पीते हुए डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ओवर। बेनिथ का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, और बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। अब यह अब ओवर तो ठीक है, बेनिथ एक अलग सिचुएशन है। ये वहां यूज करते हैं जहां कोई चीज कहीं पर हो और वहां पर फिजिकल कॉन्टेक्ट हो। फिजिकल कॉन्टेक्ट, यू अंडरस्टैंड। ये पेन दिख रहा है। अगर मैंने कहा इस पेन को मैंने बुक के नीचे रख दिया, मैंने पूछा वेयर इज माय पेन, तो आपने कहा योर पेन इज बेनिथ द बुक। तो बुक के नीचे मतलब बुक
के नीचे पेन अगर आपका है तो ऑब्वियसली ये मान लीजिए बुक है और बुक के नीचे अगर पेन है तो इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा एंड दैट इज व्हाई आपको कहा जाएगा beneath। क्या कहा जाएगा? beneath। तो इंग्लिश में जब आप इसे बनाएंगे, मेरा पेन बुक के नीचे, क्या कहोगे इंग्लिश में? माई पेन इज beneath द बुक। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। माई पेन इज beneath द बुक मतलब मेरा पेन जो है किसके नीचे? बुक के नीचे है, beneath द बुक। ऐसे मैंने कहा तुम्हारी बुक मेरी बुक के नीचे है, योर बुक इज beneath माई बुक। एक बार बोलने की कोशिश करो, योर बुक इज beneath माई बुक। योर बुक इज beneath माई बुक मतलब तुम्हारी बुक मेरी बुक के कहाँ है? नीचे है, तो beneath माई बुक। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये आपका हो गया अंडर, ये हो गया आपका beneath। अंडर का उपयोग कहाँ होता है वो देख लो। अंडर जब कोई चीज किसी के नीचे हो लेकिन फिजिकल कांटेक्ट ना हो, जैसे आपने कहा मैं पंखे के नीचे हूं, तो पंखा आपके सिर से नहीं चिपका हुआ है, आप पंखे के नीचे और उसमें बीच में गैप है, तो आप क्या कहोगे? आई एम अंडर द फैन। आई एम अंडर द फैन। टेबल के नीचे, तो बताइए आप मुझे खुद के अंडर द टेबल होना चाहिए कि beneath द टेबल होना चाहिए? या जब कोई चीज़ टेबल के नीचे होगी ना तो ऑब्वियसली टेबल के बीच में और उसके बीच में गैप होगा एंड दैट्स वाई वो गैप के लिए आपको अंडर का उपयोग करना होगा। मैंने कहा तुम्हारा पेन टेबल के नीचे है, योर पेन इज अंडर द टेबल, ना कि beneath द टेबल, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, है ना। और तुम्हारा पेन जो है किताब के नीचे, तो योर पेन इज beneath द बुक एंड अंडर द टेबल। beneath द बुक एंड अंडर द टेबल, क्या डिफरेंस है दोनों में? beneath द बुक होगा मतलब बुक से चिपका होगा, अंडर द टेबल मतलब बुक से टेबल से नहीं चिपका होगा। अच्छा, बिलो कहाँ होता है? ये आपका जैसे आप above को यूज करते हो रेशियो परसेंटेज में, उसी तरीके से आपका बिलो जो है ये यूज होता है रेशियो परसेंटेज के साथ में, है ना। जैसे आपने कहा कि शी गॉट बिलो 80 इन 12th स्टैंडर्ड, उसने 12th स्टैंडर्ड में 12th क्लास में 80 के नीचे परसेंटेज बनाए, तो बिलो 80 मतलब 80 के नीचे, तो ये इस तरीके से आपका बनता है। बियॉन्ड मतलब होता है से परे से अलग। क्या होता है? से परे से अलग। मैंने कहा आप तो इस दुनिया से परे हो, यू आर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यू आर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। आपका सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके से अलग है। योर वे ऑफ थिंकिंग इज बियॉन्ड माई वे ऑफ थिंकिंग, इज बियॉन्ड माई वे ऑफ थिंकिंग या इज बियॉन्ड ऑफ माई वे, इज बियॉन्ड ऑफ माई वे ऑफ थिंकिंग, ऐसा भी होता है। योर वे ऑफ थिंकिंग इज बियॉन्ड माई वे ऑफ थिंकिंग। आपका काम करने का तरीका मेरी समझ के परे है और मेरा काम करने का तरीका आपकी समझ के परे है। क्या कहेंगे बोलो इसको इंग्लिश में? योर वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड एंड माई वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड योर माइंड। आपकी समझ से परे मतलब आपके दिमाग से परे है। आफ्टर मतलब होता है के बाद। मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं। आई विल मीट यू आफ्टर 2 days बिकॉज नाउ आई डोंट हैव टाइम। देखिए स्टूडेंट, ये जो भी प्रपोजिशन आप पढ़ रहे हो ना, इन प्रपोजिशन की वैल्यू तभी है जब आप इनके सेंटेंस को प्रैक्टिकली बोले। ये तो पढ़ आप कितने ही लो, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग ऑल दिस सेंटेंसेस प्रैक्टिकली, देन दे आर गोइंग टू बी यूजलेस। तो ये बात का विशेष ध्यान देना है कि इनके सेंटेंस जो बनाना है। बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। 2 के बीच में बिटवीन लगता है, अमंग का उपयोग 2 से ज्यादा के बीच में। जैसे मैंने कहा राम और श्याम के बीच में प्रतियोगिता है, सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, सविता, बबीता के बीच में कंपटीशन है, तो आप कितने सारे लोग हो गए? आप बहुत सारे लोग हो गए। सो देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ कंपटीशन अमंग राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, सविता, बबीता। तो ज्यादा लोगों के लिए अमंग, 2 के लिए बिटवीन। ये एक सिंपल सा फंडा है। इसके बाद है इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर। सेंटेंसेस बोलने की बजाय आपको लिखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस यू शुड राइट सेंटेंसेस, यू शुड राइट दैम। सुनने की बजाय आपको बोलने पर वर्क करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग यू शुड वर्क ऑन स्पीकिंग। खाना खाने की बजाय आपको रेस्ट करना चाहिए। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड। यहाँ वहाँ जाने की बजाय आपको पर्सनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। क्या कहोगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर यू आर सपोज टू ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन सेंट्रल इंडिया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस यू शुड वर्क ऑन स्पीकिंग दैम।
सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको उनके बोलने पर वर्क करना चाहिए। ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ और स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। मैंने कहा इंग्लिश बोलने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्पीक इंग्लिश या स्पाइट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वहां जाने के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ गोइंग देयर, यहां आने के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ कमिंग हियर, इन स्पाइट ऑफ कमिंग हियर, सीखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, सेंटेंसेस बोलने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग, सेंटेंसेस कुछ नया करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, या फिर स्पाइट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। मैंने कहा लिखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, है ना। तो ये इस तरीके से इन स्पाइट ऑफ, बहुत सारे लोग है ना इन इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने कहा खाना खाने की बजाय मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड, लेकिन खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखा है। डिस्पाइट का मतलब भी वही होता है के बावजूद, मतलब आप चाहें तो इन स्पाइट ऑफ या स्पाइट ऑफ के बदले किसको उपयोग कर सकते हैं? डिस्पाइट को। लेकिन याद रखना डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चे डिस्पाइट ऑफ लिख देते हैं, विच इज इनकम्प्लीट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट अलोन आता है, अकेला आता है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। मैंने कहा भारी बारिश के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट गो देयर, बिकॉज ऑफ हैवी रेन आई कुड नॉट गो देयर। तो बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू दोनों का मतलब होता है के कारण, की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ड्यू टू का उपयोग जो हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, है ना, ड्यू टू इलनेस या जो भी हो इसके साथ लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ पर्सन के साथ लगता है। मैंने कहा रवि के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, बिकॉज ऑफ रवि आई कुड नॉट गो देयर। आपके कारण मैं वहां नहीं जा पाया, बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट गो देयर, है ना। और रिगार्डिंग मतलब होता है के संबंध में, के संबंध में, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने कहा आई डोंट वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस इशू, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट, आई डोंट वांट टू स्पीक रिगार्डिंग दिस इशू। मैं इस इशू के संबंध में नहीं बोलना चाहता। आप किस संबंध में बात कर रहे हैं? बोलते हैं रिगार्डिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, रिगार्डिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में, किस संबंध में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली द रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, इस रिसर्च के अनुसार ओनली 2 पर्सन कैन डू दिस वर्क एट अ वन टाइम। इस रिसर्च के अनुसार सिर्फ 2 व्यक्ति इस प्रकार का काम कर सकते हैं एक समय पर। तो ये सारी की सारी प्रपोर्शन ऐसी हैं जिनका कहीं ना कहीं बोलचाल में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टॉट यू ऑल द पॉसिबल प्रपोजिशन दैट आर जनरली यूज्ड